मैं डॉक्टर सुरेंद्र वानखेड़े इनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आचार्य महानागरत्न सर का स्वागत करेंगे। मैं तबानी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे डॉक्टर कुमार कामले सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुस्कुराना सीख लीजिए, मुस्कुराना सीख लीजिए, ज़िंदगी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। ये कोट है कि मुस्कुराना सीख लीजिए, ज़िंदगी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, फुल स्टॉप। मैं जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है डॉक्टर कुमार कामले, जिनका MBBS और DPM हुआ है, फॉर्मर मेडिकल ऑफिसर एट केम ड्रग ट्रीटमेंट क्लिनिक, कंसल्टेंट एट उमंग क्लिनिक नागपुर। मेन एरियाज ऑफ वर्क सेक्सुअल हेल्थ, डी एडिक्शन एंड LGBT मेंटल हेल्थ सर्विसेज। सो आज का जो टॉपिक है बुद्धिज्म एंड मेंटल हेल्थ, तो इसके ऊपर में वे अपने विचार रखेंगे। डॉक्टर कुमार कामले। सर्वप्रथम आजचे आयोजकांना माझा धन्यवाद। मेहता सेतू फाउंडेशन, अश्वघोष कला अकादमी आणि हिंदी ओके, थँक्स। मैं मराठी में कर देता हूँ। ओके, मंगेशजींचा पण मी आभारी आहे। मंचावर उपस्थित एमिनेट स्पीकर्स यांचाही मैं आभारी आहे। आणि तुम्ही सगळे आज इथे शनिवारी मौजूद है यहाँ पर आज 12 बजे 4 अक्टूबर 2025 को इस दोपहर में आप यहाँ पर मौजूद है, तो आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। अब तक जो हम बुद्ध एंड मेंटल हेल्थ या बुद्धिज़्म एंड मेंटल हेल्थ, इसके एस्पेक्ट्स पे जब बात करें, कई सारी चीज़ें कवर हो गई है और कई सारी चीज़ें आने वाले स्पीकर कवर करेंगे। सो मैं थोड़ा सा टॉपिक जो है फोकस वेस्टर्न लिटरेचर एंड कंसेप्ट अबाउट माइंड एंड मेंटल हेल्थ, इस पे जाता हूँ। बुद्धिज़्म के बारे में, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, बुद्ध की जो वाणी है, जो टीचिंग्स है, उसके बारे में सर कवर कर ऑलरेडी कुछ पार्ट कवर हो चुका है और कुछ पार्ट सर भी पॉजिटिव एप्लीकेशन इन मेंटल हेल्थ बुद्धिज़्म का सर कवर करेंगे, सर जो है। तो मैं यही चीज़ें रिपीट करने की जगह मैं let us try to understand mind, mental health, various kinds of mental health disorders, and then उस डिज़ॉर्डर्स के कुछ अंश हम कैसे बुद्धिज़्म की टीचिंग से सीख सकते हैं और उसका निवारण करने के लिए फिर क्या क्या हमारे पास टूल्स एंड एप्लीकेशंस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली जब मैं कहता हूँ या हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ, माइंड या मन के बारे में आप कि क्या संकल्पना है। मैं अगर आपसे पूछूं काम क्या करता है, मन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से समझते हैं, क्या कहेंगे मन के बारे में? आई नीड आंसर्स। यस, टू बी इन द प्रेजेंट, भावनाओं को समझना मन के बारे में हम जब कहते हैं। और मन का क्या काम हो सकता है, आप क्या बताओगे, क्या काम करता है मन? पूरी दुनिया घुमा के लाता है और फील करना, राइट, और कंट्रोल करना, सही है, और इमेजिनेशन, वेरी गुड, करेक्ट, थॉट प्रोसेस, बहुत सही, और एनीथिंग एल्स? विचलित रहता है, राइट। सो आप लोगों ने कुछ हिस्से उसके काम के बताए, कुछ हिस्से अगर वो काम नहीं कर रहा है तो बताए, जैसे विचलित रहना। सो अगर मैं मन के, माइंड के अलग अलग फंक्शंस के बारे में बात करूं तो मेमोरी, याददाश्त, ये एक फंक्शन है। भावनाओं को तैयार करना, यानी कि मूड, इमोशंस तैयार करना, ये एक फंक्शन है। उनको कंट्रोल करना, ये भी उसका फंक्शन है। थिंकिंग,
भावना और थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, है ना। थिंकिंग के बारे में सर काफ़ी सारी डिटेल में बात करने वाले हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मन माइंड इसका कंसेप्ट जो अभी अपन साइंटिफिकली समझ सके, ताकि फिर उसमें बुद्धिज़्म से जुड़े हुए अलग अलग टीचिंग्स कैसे हमारे काम आते हैं, ये बहुत सारी डिटेल में ऑलरेडी सर ने एस्टेब्लिश किया है, और आने वाले स्पीकर भी उसके बारे में, दोनों स्पीकर जो है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। सो थिंकिंग ये एक माइंड का काम है, मेमोरी माइंड का काम है, इमोशन फॉर्म करना माइंड का एक काम है। उसी तरह स्लीप, नींद, ये भी माइंड का काम है। भूख, ये भी माइंड का ही एक काम है। सेक्स, ये भी माइंड का ही एक काम है। तो अगर आप देखोगे आपका माइंड सही काम कर रहा है तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही है। माइंड के फंक्शनिंग में, मन में कुछ भी गड़बड़ी आए तो ये जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं माइंड की, इसकी डिसफंक्शनिंग शुरू होते हैं और फिर अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सो अगर मैं आपको पूछूं कि समझ लो मेरा कंसंट्रेशन वाला जो काम है उसमें गड़बड़ी आ गई, तो किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज आप फेस करोगे या क्या सिम्टम्स दिख सकते हैं। मेरे को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो किस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज में ये देखा जाता है, ये डिसफंक्शन। यस, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, आई वांटेड दैट वर्ड, एंग्जाइटी कहा उन्होंने, एंग्जाइटी। जो भी आप इंटरेक्शन करोगे जोर से करो, अपनी पब्लिक है और सबको पीछे तक सुनाई दे। तो आप जो भी बात करेंगे, हमारा ये सेशन इंटरेक्टिव होने वाला है, क्योंकि मैं सिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे जानकारी लेके उसको करेक्ट करने आया हूँ, मैं कोई सिखाने नहीं आया हूँ। सो एंग्जाइटी, सो forgetfulness, yes, forgetfulness will be the symptom, anxiety will be the syndrome. Syndrome बोले तो collection of symptoms. So forgetfulness या फिर difficulty in concentration होता है तो forgetfulness आता है। तो anxiety के वजह से क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, या anxiety जब होती है अपने को तो किस तरह के, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ओके, स्लीपलेसनेस, यस, वेरी गुड, भूख ना लगना, लूज मोशंस, यस, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एंग्जाइटी, यस जी। और बीपी हाई होना, ओके, यस। डिप्रेशन अलग कंडीशन होगी मेंटल हेल्थ की, वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। मैं इसीलिए ये एस्टेब्लिश करने आया हूँ कि कंसंट्रेशन की गड़बड़ी में एंग्जाइटी के लक्षण को हम क्लासीफाई करेंगे, और मूड का अगर गड़बड़ी, वो भी मैं समझाता हूँ, मूड की गड़बड़ी रहेगी तो डिप्रेशन की परेशानी होती है। दोनों मिलके भी आ सकते हैं, मतलब एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ये दोनों साथ में भी एक व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। सो कंटिन्यूइंग हमारा एंग्जाइटी का डिस्कशन, और क्या क्या, गुस्सा आना, ओके, बॉडी शेक, ट्रेमर्स, 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 राइट, एंगर, इरिटेशन। ऐसा भी होता है ना, अचानक मेरी सांस फूल गई थी, सांस तेज हो गई, माझा घसा सुखला, पेट में मरोड़ मारे जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जान तो नहीं निकल जाएगी। दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्लासिकल सिम्टम रिलेटेड टू पैनिक अटैक्स, हम बहुत बार सुनते हैं, है ना। आप अगर कार्डियोलॉजिस्ट की ओपीडी में जाओगे तो हर रोज़ इमरजेंसी में, कार्डियक इमरजेंसी में एक 20 से 25% पेशेंट पैनिक अटैक के होते हैं। पेशेंट जाते हैं, उनकी सारी जांचें की जाती है, ईसीजी निकाला, 2D इको किया, ब्लड टेस्ट किया, सब नॉर्मल। फिर पेशेंट पूछता है, फिर डॉक्टर साहब लक्षण क्यों आहे? फिर डॉक्टर बोलता है काही नहीं, तुमच्या मनाचा है, माइंड का है, टेंशन मत लो, ऐसा बोल के वो 1-2 गोली लिख के दे जाए और भेज देता है। आइडियली एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है कि भाई हुआ क्या था। तो बेसिकली माइंड का जो फंक्शन था ना, कंसंट्रेशन, फोकस सही तरीके से रहे, मतलब कोई भी परेशानी की सिचुएशन में वो काम रहना चाहिए। ये माइंड जब गड़बड़ है तो उसका ये फंक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए उसके एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं। एंग्जाइटी के पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है डर। डर तो अपने को सबको लगता है ना, हम सबको लगता है। एंग्जाइटी में प्रॉब्लम क्या है, जो घटित नहीं हुआ उसका भी डर लगता है, ओवर थिंकिंग की वजह से, है ना। जैसे समझ लीजिए हम लोग सब ने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है, सब लोगों ने दिया, अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम दिए हैं। फिर भी कई बार हमने देखा है कि बच्चे ना पहली बार घर के बाहर जब रहते हैं तो उनको एग्ज़ाम की टेंशन आ जाती है, जबकि
बहुत कॉमन है, 12वीं के एग्ज़ाम का टेंशन आ रहा है, 10वीं के एग्ज़ाम का टेंशन आ रहा है। क्या ये ज़िंदगी की पहली परीक्षा है उस बच्चे के लिए? 10 एग्ज़ाम पहले ही दे चुका है, 9 एग्ज़ाम्स पहले दे चुका है, नया क्या है एग्ज़ाम में? जाना है, क्वेश्चन दिया है, आंसर लिखना है और आना है। मगर इस 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा या नीट एंट्रेंस बोलो या आईआईटी बोलो, इस चीज़ से जुड़ा हुआ जो डर हो जाता ना, अगर मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो, ये तो जो है ना, यहाँ से एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। ठीक है, मुझे जो घटित नहीं हुआ उसका डर। कोई भी एग्ज़ाम दे दो ही तो रिजल्ट आते हैं, पास या फेल। नया क्या है इसमें? यही होने वाला है ना। जिंदगी रोज एग्जाम लेती है, हमको ये पता नहीं है कि बस एकेडमिक एग्जाम इकलौती एग्जाम है जहाँ पास फेल मैटर करता है। रोज ही एग्जाम लेती है ना अपनी जिंदगी। मैं आज क्लिनिक में गया, पेशेंट नहीं आए, फेल हो गया। आज मैं फेल हुआ कि नहीं आज? इसका मतलब मैं अरे यार अभी धंधा बंद करके बैठ जाओ घर पे, फेल है मैं डॉक्टर बोल के? ऐसा थोड़ी होता है। कल वापस दुकान पे जाना है, वापस बैठना है, काम करने का है। पेशेंट आएगा, हर पेशेंट को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये भी सच्चाई है। मतलब जिस पेशेंट को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सका वहाँ फेल हो गया कि नहीं? बराबर ना। तो हम एकेडमिक्स के ही पास एंड फेल के इसमें फंसे रहते हैं। एंग्जाइटी कई बार यहाँ से आती है। जो डिप्रेशन की बात कर रहे थे हम, वो मन का जो काम है मूड मेंटेन करना, मन की भावनाओं को मेंटेन करना, है ना। तो जब मन का ये डिसफंक्शन होने लगता है, भावनाओं का नियंत्रण, तब मूड से जुड़े हुए बीमारियां हमारे पास आने लगती है, जिसमें से एक बीमारी का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन का खास हमें विचार विमर्श करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि भारत के हर 8वें व्यक्ति में किसी ना किसी तरह की मन की परेशानी है, और उसमें से सबसे आम मन की परेशानी जो है वो डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन के बारे में मैं फ्रैंकली आपको बताना चाहूँगा, मैंने जब MBBS की पढ़ाई की थी ना, मेरे को डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि साइकेट्री हमको डिटेल में सिखाया नहीं गया था। मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जैसे तैसे मैं विदाउट मेजर मेंटल हेल्थ इशू निकल गया मेरे MBBS में से और मेरे PG करने तक में। थोड़ा बहुत एंग्जाइटी का इशू मुझे भी आया था, तो मैंने जांच पड़ताल की और डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मुझे समझाया। स्टिल मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गया था। मुझे जो लूज मोशंस की बात हुई थी ना, एंग्जाइटी की वजह से लूज मोशंस होते थे। मैं 2 से 3-4 साल प्रिपरेशन कर रहा था एंट्रेंस एग्ज़ाम की MBBS के बाद में। तो वो सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, कि अभी पैसा कमा नहीं रहे हो, डिग्री तो मिल गई लेकिन प्रैक्टिस नहीं चालू की, अब घर वालों से कैसे पैसे मांगे, क्लास का खर्चा है, ये सारे फैक्टर्स हमें परेशान कर रहे थे। मुझे लूज मोशन से मुझे समझ में नहीं आया, मैं गया डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास। उसने सारी जांच की, बोले डॉक्टर बेटा तुमको तो कुछ है नहीं, सो प्रॉबेबली एक फंक्शनल इशू है। फंक्शनल मतलब शारीरिक तौर पे कोई परेशानी नहीं है, मन से जुड़ी कुछ तो भी परेशानी है। और उन्होंने मेरा काउंसलिंग किया बाकायदा, एक 5 मिनट बैठ के, मतलब उनकी इतनी बिजी OPD है फिर भी उन्होंने 5 मिनट बैठ के बाकायदा बताया। और मेरे लिए वो शब्द काफ़ी मायने रखते हैं आज भी, उन्होंने जो काउंसलिंग किया था। शायद अगर मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में मुश्किल गई रही थी और मैं उनके शब्दों को लागू नहीं किया रहता, तो मुझे भी साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए नेक्स्ट सुझाव उन्होंने दिया रहता। सो ये सारी बात कहानी बताने के पीछे का यही है तात्पर्य कि मेंटल हेल्थ के बारे में मेरी जानकारी का अभाव होने के वजह से मुझे चीज़ समझ में नहीं आई कि आई ऑल्सो रिक्वायर्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो डिप्रेशन के बारे में हमें सकारात्मक तौर से चर्चा करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम में से यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उसमें से 2 या 3 व्यक्तियों को तो भी डिप्रेशन सौम्य क्या कहते हैं प्रतिशत में असर कर रहा है, और आगे चल के वो मेजर अगर हो जाए, तो अगर हमारे पास इसकी जानकारी होगी डिप्रेशन क्या होता है, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में काम कर सकेंगे, उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकेंगे। सो डिप्रेशन, जैसे हमने बातचीत की, चर्चा की, हम मन के मूड के बारे में जब बात कर रहे थे, भावनाओं को तैयार करना, नियंत्रित करना, इसके बारे में। तो हमारे मन में अलग अलग तरह के भावना होते हैं। भावनाओं के बारे में बताओ, कौन सी भावना उत्पन्न होती है? खुशी, यस। दुख, यस।
डर, चिंता, यस, गुस्सा, यस, वेरी गुड, एंगर, है ना, अलग अलग तरह की भावना है। अब कन्फ्यूजन, ओके, कन्फ्यूजन मैडम भावना नहीं है, वो एंग्जाइटी का ज़्यादा ये है लक्षण कि मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। कन्फ्यूजन बेसिकली निर्णय नहीं घेऊ शकत, मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, तो एंग्जाइटी से रिलेटेड ज़्यादा आता है। सो बेसिकली ये भावनाएं तो हम सबके मन में है ना। मन जब काम करता है ना सही तरीके से, तो जिस जगह पे जिस भावनाओं को उत्पन्न होना है वो वहाँ पे उत्पन्न होने में मदद करता है, और जिस तरीके से उसको व्यक्त करना है उसको व्यक्त करने में मदद करता है, और जिस तरीके से उस भावना को कहाँ पे रोकना है उसमें मन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए सर का और मेरा झगड़ा हो गया अभी इस जगह पे, या किसी बात पे सर की और मेरी डिसएग्रीमेंट है। सर उठ के ये किताबें मेरे सिर पे नहीं मारने वाले, ऐसा कैसा बोला तूने, मैं बता रहा हूँ तेरे को समझ में नहीं आता, नहीं, व्हाट ही विल से इज, आप जो कह रहे हो इससे मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं ये सही नहीं मानता हूँ, मेरी पढ़ाई में ये चीज़ आपके पढ़ाई के मुकाबले मेरे को डिफरेंट लग रही है, और मैं भी ऐसा कैसा मेरे को बोला अभी तेरे को दिखा था मिल बाहर, ऐसा नहीं करने वाला हूँ। व्हाट आई वुड से इज, हाँ ठीक है, आपकी और मेरी बात शायद इस विषय में जुड़ नहीं रही है, हम बाद में मिलकर चर्चा करते हैं, हम दोनों ये क्यों कर पा रहे हैं ये चीज़ इस तरीके से, इनको मेरी बात सही नहीं लगी और इन्होंने मुझसे डिसएग्री किया, तो मुझे तो मन में अच्छा नहीं लगेगा ना कि यार मैं भी तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी बात को कैसे काट दिया, ऐसा नहीं। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करने के बावजूद मेरे मन में जो क्रोध निर्माण हो रहा है उसको मैं सही तरीके से व्यक्त कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा मन काम कर रहा है। अगर यही मेरा भावनाओं का नियंत्रण का काम अगर बराबर ना हो, तो मैंने जो कहा कि हम दोनों एक दूसरे के कॉलर पकड़ के यहाँ पे मारा मारी शुरू कर देंगे, है ना। तो भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करने का काम जब होते रहता है तो हमको मूड की परेशानी नहीं होती है, मूड का काम सही हो रहा है तो। और अगर मूड की गड़बड़ियाँ हो गई तो अपने को मूड डिसऑर्डर्स हो गए। क्लियर है, सिंपल बेसिक लॉजिक। तो मूड डिसऑर्डर्स में अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स है, जिसमें से एक है डिप्रेशन, एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अलग अलग इसके भी मैनिफेस्टेशन। डिप्रेशन के बारे में मैं 5 मिनट डिस्कस करूँगा और वहाँ पे फिर रुक जाऊँगा। सो डिप्रेशन में क्या होता है, मैंने जैसे कहा दुखी होता है आदमी, है ना, डिप्रेशन में दुखी होता है। तो आप और मैं दुखी तो होते हैं। जैसे समझ लीजिए हमारे घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, दुखी हुए, नॉर्मल बात है ना, है कि नहीं, एक कारण था उसके पीछे। आमतौर पे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद व्यक्ति दुखी होना, वो 6 महीने तक दुखी रह सकता है, कुछ समय और दुखी रह सकता है, और धीरे धीरे उससे निजात भी पाते लगता है। मगर अगर मैं दुखी हूँ और इस दुख की परेशानी के वजह से मेरे हर दिन के जो काम है उस पर असर पड़ने लगे, मतलब मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं जैसे डॉक्टर हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, क्लिनिक में जा रहा हूँ और तब भी मैं दुखी हूँ, मैं काम में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ बार बार, मैं पेशेंट से भी बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पैथोलॉजिकल हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली स्थिति आ गई। सो यहाँ पे डिप्रेशन के लक्षण हमारे ऊपर आने लग गए हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। मतलब दुख का कोई प्रसंग घटित हुआ और दुख हमारे मन में दुख की भावना है, हम उसके से एडजस्ट करके चलते हैं ना। जब मैं एडजस्ट करके ना चल सकूं तो गड़बड़ है, ये हमें दर्शाता है। तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होना ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है एक्चुअली दुखी होने का। मगर आज के तारीख में हमारे पास आप देखोगे, पेपर में आप पढ़ते होंगे, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो मेंटल हेल्थ की क्या हालत है अपने शहर की, इसका सही ब्यौरा मिलता है। उसमें 2 तरह की खबरें बहुत आम होती है। एक दारूडियानी घरी फोड़फाड़ के लिए, दारू पी के फोड़फाड़ किया, ये बहुत आम कारण है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे भी हमको खबरें पढ़ने को मिलती है कि मदर ने मोबाइल नहीं दिया तो बेटे ने तोड़फोड़ किया या खुद को कुछ नुकसान पहुंचा दिया। मतलब दुख का कारण कितना छोटा था, मगर नियंत्रण ना कर पाने की समस्या के वजह से, मन का भावनाओं को नियंत्रण ना कर पाने की समस्या के वजह से उसके लक्षण किस तरीके से आए। सो डिप्रेशन में
निरंतर दुखी रहना कारण हो या ना हो, ये एक लक्षण है। नींद की गड़बड़ी जैसे आपने डिस्कस किया था, वो एक लक्षण है। पहले जिन कामों में मुझे करने में खुशी थी, अब मुझे खुशी महसूस होती नहीं है। मुझे पहले जैसे पिक्चर देखने में अच्छा लगता था, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे दोस्तों के साथ मिलने को अच्छा लगता था। डिप्रेशन में कई बार लोग बोलते हैं मज़ा मेरे को अकेला रहने दो यार, मेरे को किसी से बात नहीं करना। तुम बात करते हो ना, मेरे को परेशानी हो रही, प्लीज़ मेरे को अकेला छोड़ दो। सो पहले जिन कामों में मन लगता था, जिन कामों में खुशी लगती थी, अब उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। बार बार रोने को आता है, उदासी हमेशा मन में रहती है, नाउमीदी, होपलेसनेस, भविष्य में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ये भी कई बार लक्षण दिखाई देता है। ये लक्षण आप लोग में से, हम में से ना कुछ समय के लिए हर किसी ने महसूस किया था। कब महसूस किया था बोलो? सब लोगों ने, एक भी बचा नहीं। ये होपलेसनेस एक छोटे समय के लिए सब लोगों ने एक साथ महसूस किया था। कब किया था बताओ? हाँ, ये सब्जेक्टिव था मैम। हम लोगों ने सबने एक साथ एक बार महसूस किया है। सही, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट। कोरोना के टाइम में सच में मालूम नहीं था, है ना, सच में मालूम नहीं था। थोड़े दिनों के लिए नाउम्मीद हो गए थे, सब लोग घर पे बैठे थे। 3 महीना मैंने भी क्लिनिक बंद रखा था। अपना क्या होगा, बाकी सब डॉक्टर काम कर रहे हैं, अपने को कोई पेशेंट ही नहीं है भाई, शून्य कमाई, होपलेस हुआ था मैं भी सब लोगों के साथ। ये कोरोना इसलिए क्योंकि फिर ये एक्सपीरियंस अपने को सबको क्लिक हुआ कि नहीं? घर पे बैठे थे, क्या होगा पता नहीं है। जो लोग परिवार के साथ थे उनको थोड़ी तो भी सहारा था, जो दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए गए थे उनको तो बहुत मुश्किल हुआ था। इसमें एक और डिप्रेशन में ने एक और लक्षण बहुत खतरनाक है, जो इवन कोरोना में हम लोगों ने महसूस किया था। क्या था? डिप्रेशन का एक और लक्षण है डर से ज़्यादा एक और मरने का डर तो ठीक है, वो तो रहता ही, आते जाते रहता है, उसमें कुछ नहीं। मेरे परिवार का क्या, अगेन वो तो नाउमीदी से जुड़ा था। लोनलीनेस, अकेलापन। क्वारंटाइन हुए थे कि नहीं? अकेला लगा था कि नहीं? आप ये सोचो कि जो स्टूडेंट्स थे जो पढ़ने के लिए पुणे गए थे, उनको क्वारंटाइन होना पड़ा होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी, समझे? तो लोनलीनेस ये एक डिप्रेशन का इतना खतरनाक लक्षण है। मुझे अकेला लगता है। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि लोनलीनेस किस तरीके से लोगों को परेशान करता है। दोस्तों के साथ होने के बावजूद व्यक्ति को अकेला लगता है, ये परेशानी है लोनलीनेस की। मैं परिवार में तो हूँ, फिर भी मुझे अकेलापन लगता है। किससे मैं बात करूँ ये समझ में नहीं आता, अपनी भावनाएं मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सो डिप्रेशन का ये लक्षण भी बहुत चिंताजनक है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर तीव्रता बढ़ते जाए डिप्रेशन की तो उसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो सुसाइड में कन्वर्ट होता है। जिस तरीके से अगर आपका ब्लड प्रेशर का बीमारी है और आपने ब्लड प्रेशर की बीमारी का सही इलाज नहीं किया तो क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस का झटका मार सकता है ना? उसी तरह डिप्रेशन की बीमारी को भी अगर आप ट्रीट ना करो तो सुसाइड ये उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जब मैं आज डिप्रेशन के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो हम जब जागरूक होंगे इसका, क्योंकि डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, इसमें ना आदमी चलता फिरता दिखता है। तो बहुत सारे लोगों का एक ही ये रहता है, हाँ तो चल, ये तो अच्छा खासा चलता बोलता है, क्या हुआ इसको, ये नाटक कर रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ। काम बोला कि बोलता है मेरे को डिप्रेशन है, काम बोला कि बोला मेरे को एंग्जाइटी है, मगर ऐसा होता नहीं है। जिस पे गुजरती है उसको पता है। तो मन की बीमारियों का यही सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि व्यक्ति चलता फिरता बोलता हुआ दिखता है, मगर उसके बावजूद उसके लक्षण उसको मन को परेशान करते हुए होते हैं। तो ये एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है। जस्ट एक छोटा सा 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक सबसे कॉमन एक और मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हम सबको परेशान कर रही है वो है एडिक्शंस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एडिक्शंस क्या होते हैं? किस किस प्रकार के एडिक्शन पता है आपको? मोबाइल एडिक्शन, ओके, अल्कोहल एडिक्शन और ड्रग्स के नाम बताओ, पता होने चाहिए।
सिगरेट, एमडी, यस वेरी गुड, और गांजा, यस, हेरोइन, यस, हाँ एक्सेस में पिया तो होता है, यस यस, और ओपियम, ओपियम तो इंग्लिश नाम हो गया मैडम, अफीम, राइट, यस अफीम, और चरस, चरस, यस, बीड़ी, यस, तंबाकू के तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, खर्रा, गुटखा, चैनी, खैनी, है ना, फाकी, गुजरात के साइड में फाकी बोलते हैं, नसवार, यस, हाँ। सो हम एडिक्शंस के बारे में जब बोलते हैं ना, तो दो तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक जो पदार्थों से संबंधित है, और दूसरा जो पदार्थ के व्यतिरिक्त की चीज़ों से संबंधित है। तो जो मोबाइल की बात कर रहे हैं आप, तो उसको हम नॉन सब्सटेंस एडिक्शन बोलेंगे या बिहेवियरल एडिक्शन बोलेंगे। मोबाइल के इसमें भी एक और चीज़, जैसे हम उदाहरण के तौर पे सीख सकते, समझ सकते हैं, आज के तारीख में है गैम्बलिंग, ड्रीम 11 हम लोग जो देख रहे हैं ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 50-50 लाख उड़ गए बच्चों के, खट खट खट, 5 लाख 7 लाख ऐसे ये एडिक्शंस में जाते हैं, नॉन सब्सटेंस एडिक्शन में। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो एडिक्शन का एक सिंपल सा एडिक्शन, अगेन जो माइंड काम अगर नहीं सही तरीके से करेगा ना, तो एडिक्शन का प्रॉब्लम है। एडिक्शन के प्रॉब्लम में क्या होता है हमारा जो आनंद प्राप्त करने का जो क्या कहते हैं कृतियाँ होती है, रिवॉर्ड पाथवे होता है। सिंपल है इसमें, जैसे आपको फिल्म देखने से खुशी मिलती है, तो रिवॉर्ड पाथवे आपका एक्टिवेट हो गया। मुझको बैडमिंटन खेलने से खुशी होती है, तो मेरा रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट हो गया। अब क्या हुआ, मैंने सिगरेट पिया, उससे भी मेरा रिवॉर्ड पाथवे एक्टिवेट हुआ। अब मेरे को बैडमिंटन खेलने के लिए तैयारी करके जाना पड़ता है, सवेरे उठना है, शूज़ पहनने हैं, कहीं पे जाके भाड़ा देना है किसी हॉल का, एक रैकेट खरीदनी है, शटल खरीदना है, वहाँ पे खेलना है, और इन सारी चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। मुझे सिगरेट फूकने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, एक टपरी पे जाके 20 रुपये देने और सिगरेट लेनी है। सो नशे के पदार्थों की खासियत क्या है, जो खुशी मेरे को, जो एक आनंद का एहसास मुझे क्रिकेट खेलने से, बैडमिंटन खेलने से, नाटक देखने से, मूवी देखने से, खाना बनाने से, स्टिचिंग करने से मिल रहा था, वो मुझे एक नशे का पदार्थ सारी चीज़ें करने की ज़रूरत जगह सिर्फ एक सेवन करने से दे देता है। और यहाँ पे हमारा रिवार्ड पाथवे जो है वो हाईजैक हो जाता है इजी प्लेजर से। मोबाइल भी इजी प्लेजर है, रील घुमाते रहो, है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर भी देखने के लिए हॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब इधर ही मिल रहा है मोबाइल पे। सो हमारे जो ये रिवार्ड पाथवे है, यहाँ पे ये चीज़ें हाईजैक हो जाती है। और नशे की बीमारी की खासियत क्या है, मुझे पता है कि मैं ये नशा करूँगा ना तो मेरा नुकसान है, इसके बावजूद मेरी प्राथमिकता ये नशे की क्रिया या फिर नशे का पदार्थ लूँ, या मैं ये बगैर नशे के क्रिया, मोबाइल एडिक्शन, गैम्बलिंग एडिक्शन, ये करूँ, ये मेरी प्राथमिकता होते जाती है। और मेरा सारा समय किस में जाता है, इस एडिक्शन के पीछे जाने में। मतलब फॉर एग्जांपल दारू के नशे के बारे में समझाने के लिए, जो है व्यक्ति जो है वो काम करेगा, शाम को जाएगा दारू पिएगा, फिर उसका असर कम होने लगेगा, फिर वो दूसरे दिन उठेगा और क्या करेगा, वापस काम करेगा, पैसे कमाएगा और वापस दारू पिएगा। मतलब उसकी प्राथमिकता क्या हो गई, दारू पीना। घर पे पैसा दिया क्या, नहीं, वो सारा दारू में चला गया। उसको मालूम है कि मैं 2-3 बार गाड़ी चला के गिरा था, दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, मेरी घर परिवार वाले परेशान हैं, बच्चे खुश नहीं हैं, फिर भी मेरी प्राथमिकता क्या है, नशा प्राप्त करना। नशा प्राप्त करना, नशे के असर में रहना, नशे का असर कम हुआ कि फिर से मैं काम करूँगा और नशा प्राप्त करके नशे के असर में रहूँगा। तो ये है एडिक्शन का सर्कल। तो यहाँ पे मैं अपना टॉक रुकाता हूँ। Thank you for listening. My aim was to introduce various kinds of mental health disorders. बुद्धिज़्म एंड मेंटल हेल्थ के बारे में ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, जानकारी मिल चुकी है, और फर्दर अब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, मतलब बुद्धच्या शिकवणीतून, बुद्धिस्ट टीचिंग से हम हमारे लाइफ में मेंटल हेल्थ को
पॉजिटिव तरीके से, एनरिच करने के तरीके से। मैंने पैथोलॉजी की बात की, बीमारियों की बात की, अब अपने आप को बीमारियों से कैसे दूर रखें, उसके लिए जो है अगले दोनों स्पीकर्स हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय भीम।